हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेटेंट एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। पहला, इम्पॉर्टेंस ऑफ लेबोरेटरी वर्क एंड इट्स प्रिकॉशन, और दूसरा, कोरिलेशन ऑफ थ्योरी, लॉ एंड कॉन्सेप्ट इन साइंस। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के इसको हम शुरू करते हैं। ये बीएससी बीएड स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है समझना, क्योंकि फिजिकल साइंस का ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। नाउ व्हाट इज अ लेबोरेटरी वर्क। अब लेबोरेटरी वर्क होता क्या है उसके बारे में जानते हैं। प्रैक्टिकल्स एक्टिविटी इन साइंस लैब, एप्लीकेशन ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, इन्वॉल्व्स एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस एंड एनालिसिस। यानी सबसे पहले लेबोरेटरी वर्क का मतलब क्या होता है। सिंपल शब्दों में हम समझे, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ जो हम लैब में करते हैं, जैसे कि एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, इन्हें ही हम लेबोरेटरी वर्क कहते हैं। ये हमें थ्योरेटिकल नॉलेज को रियल लाइफ में अप्लाई करना सिखाता है। नाउ इम्पॉर्टेंस ऑफ लेबोरेटरी वर्क मेक्स लर्निंग रियल एंड टेंजिबल, develops scientific skills and attitudes, encourages critical thinking and problem solving। यानी कि लैब वर्किंग को रियल और टेंजिबल बनाता है। लैब जो होता है वो किसी भी टॉपिक को बहुत ही ईजिली कर देता है। यहाँ स्टूडेंट साइंटिफिक स्किल्स और एटीट्यूड्स को डेवलप करते हैं, जैसे क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, जहाँ बच्चा देख के ईजिली सीख जाता है। डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड थ्रू क्यूरियोसिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ओपन माइंडेडनेस, सिस्टमेटिक अप्रोच। यानी कि क्यूरियोसिटी, नई नई चीज़ों को सीखने की इच्छा, उसको हम क्यूरियोसिटी कहते हैं। ऑब्जेक्टिविटी, जहाँ की फैक्ट्स पे फोकस करना, ना कि ओपिनियन पे कि ओपिनियन क्या है। ओपन माइंडेडनेस, नए आइडियाज़ को एक्सेप्ट करना। सिस्टमेटिक अप्रोच, जहाँ ऑर्गेनाइज तरीके से काम करना। Now bridge gap between theory and practice. So how theories apply in real life depends conceptual understanding through experience। यानी कि ये जो है एक जो हम थ्योरी में पढ़ते हैं वो लैब में प्रैक्टिकली देख सकते हैं। इससे कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा हमारा क्लियर होता है, क्योंकि देखो लैबोरेटरी वर्क हमें यही दिखाने और सिखाने के लिए होता है कि जो हमारा बुक में दिया गया है कोई भी टॉपिक, उसको हम कैसे अपने बच्चे को समझा दें, कैसे बच्चे को दिखा करके ऑब्जर्व करा के उसको फील करवा दे कि देखो ये ऐसे होता है। हमें एक बहुत ही बेसिक एक्सपेरिमेंट याद है, जहाँ हम सब ने क्लास 7 में एसिड, बेस और सॉल्ट का किया है। जहाँ एसिड, बेस और सॉल्ट का एक कॉमन टर्म आता है, जहाँ हम ये टेस्ट करते हैं या तो लिटमस पेपर से कि एसिड है या बेस है, या फिर एज ए नेचुरल इंडिकेटर से टेस्ट करते हैं, जिसमें यूज़ होता है टर्मरिक और कैबेज। ये बहुत ही कॉमन है और हर किसी के घर में मिल जाता है, जो एज ए एक्सपेरिमेंट हम यूज़ करके बच्चे को दिखा सकते हैं। तो जब अगर हम इस एक्सपेरिमेंट का यूज़ क्लासरूम में करते हैं तो बच्चा अपने जीवन में कभी भी नहीं भूल सकता है कि एसिड का कलर जो है ब्लू से रेड हो जाता है और बेस का कलर जो है रेड से ब्लू हो जाता है। ये बच्चा उस ऑब्जर्वेशन को देखने के बाद कभी भी भूल नहीं पाएगा, क्योंकि वो एज अ प्रैक्टिकल वे में उस चीज़ को किया है। इससे उसका कॉन्सेप्ट जो है और भी ज़्यादा क्लियर हो गया था। नाउ इन्हेंसेस ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन स्किल्स। यानी कि इसके बारे में समझते हैं। शार्पन ऑब्जर्वेशंस, डेवलप पेशेंस एंड प्रिसीजन्स। लैब में हम सीखते हैं कि कैसे केयरफुली ऑब्जर्व करना है, कैसे पेशेंस से काम करना है और प्रिसाइज मेजरमेंट लेना है। क्योंकि अगर हम कभी भी कोई भी चीज़ ज़्यादा यूज़ कर लेंगे तो हानिकारक हो सकता है। लैब में एसिड्स होते हैं, बेस होते हैं, न्यूट्रल प्रोडक्ट्स होते हैं। तो देखो हम उसके बारे में अगर नहीं जान रहे हैं तो हमें एज ए टीचर से गाइडेंस के रूप में पूछ लेना चाहिए, या फिर मेज़र करके कोई भी चीज़ को यूज़ करना चाहिए। देखो हम जब सबसे पहली बार पढ़े थे तो वहाँ कहा गया था ना कि एसिड को हम डाइल्यूट तभी कर सकते हैं जब हम वाटर में एसिड को मिलाएं, ना कि एसिड में वाटर को मिलाएंगे। अगर हम एसिड के अंदर थोड़ा सा भी वाटर डालेंगे तो एज ए ब्लास्ट हो जाएगा, पर वाटर में थोड़ा सा एसिड डालने पे वो नॉर्मल हो जाएगा। अच्छा तो छोड़ो, एसिड वाटर का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा भारी हो जाता है, हम उसको एज ए कॉमन वे में समझाते हैं। गंगा जल हम सबके पास है, हम सबके घर में होता है। एज ए हिंदू
हम सब उसको अपने होम में एक धार्मिक रूप से यूज़ करते हैं। उसके बारे में, गंगा जल को क्या हम मतलब गंगा जल में हम जल डालते हैं या फिर जल में हम गंगा जल डालते हैं? सेम चीज़ यहाँ एसिड है कि हम कभी भी गंगा जल के अंदर पानी नहीं डालते हैं, बल्कि कोई भी थोड़ा सा पानी होता है किसी भी चीज़ में, उसके अंदर गंगा जल डालते हैं ताकि वो पानी पूरा का पूरा गंगा जल बन जाए। यहाँ एसिड भी वैसे ही है कि हम एसिड में जल नहीं डालेंगे, बल्कि जल में थोड़ा सा एसिड डालेंगे, जहाँ वो थोड़ा सा जल और एसिड कंबाइन करके पूरा एसिड फॉर्म में आ जाए, उसी तरह से है। तो देखो वहाँ पे मेजरमेंट का यूज़ हुआ ना, थोड़ा सा कम, क्योंकि हाइपर एक्टिव कहीं नहीं जो हो जाना चाहिए, कहीं भी लेबोरेटरी में पेशेंस से काम रखना चाहिए, इसके लिए इम्पॉर्टेंट है ऑब्जर्वेशन स्किल्स को रखना। encourages innovation and discovery, opportunity for new discoveries, stimulates creativity among students। लैब एक ऐसी जगह है जहाँ स्टूडेंट अपने आइडियाज़ से नई डिस्कवरीज कर सकते हैं, अपने क्रिएटिविटी से यहाँ वो अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। एक अच्छा लैब टीचर अपने बच्चे को क्रिएटिव बनाना चाहता है अपने प्रैक्टिकल्स के थ्रू, और बच्चा उस चीज़ को देख करके सही में एक अच्छा फॉर्म कर सकता है। हम सब ने मिस्टर इंडियन हैकर के बारे में सुना है, जो यूट्यूब पे बहुत अच्छा वीडियो बनाते हैं साइंस से रिलेटेड, पहले वो बहुत अच्छा बनाते थे। उनके अंदर ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? जब वो उन्होंने पहली बार लेबोरेटरी में कहीं ना कहीं अपने टीचर्स के थ्रू उस चीज़ को करते हुए देखा, तो अब बड़े हो जाने पे उनके अंदर थोड़ी सी फिनेंशियल इंडिपेंडेंसी आई, तो वो उस चीज़ को एज ए लार्ज वे में करते थे, मास वे में जाके करते थे। तो इससे क्या हुआ, वो काफ़ी क्रिएटिव बन गए ना, हर एक चीज़ को, हर एक टॉपिक को, एक कॉन्सेप्ट को अपने जो उनके दिमाग में चलता था वो उसको करने लगे, और उससे क्या हुआ, उसका नतीजा ये हुआ कि वो उनका क्रिएटिविटी यहाँ से काफ़ी ग्रो हो गया। essential for skill development, measuring, recording, analyzing, interpreting, prepared for research and professional work। यानी कि लैब का काम सिर्फ एक्सपेरिमेंट करना नहीं होता है, बल्कि हम लर्न करते हैं, या फिर ये हमें ये सिखाता है कि डाटा रिकॉर्ड्स करना, एनालाइज करना और इंटरप्रेट करना। ये स्किल्स फ्यूचर रिसर्च और जॉब्स के लिए काफ़ी ज़रूरी होती है, क्योंकि देखो अगर हम किसी एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग कोई काम नहीं करेंगे तो वो थोड़ा तहस नहस हो जाएगा। इस वजह से ये फ्यूचर में भी हमें काम आता है, इस तरह का पंक्चुएशन रहना किसी चीज़ के ऊपर। प्रिकॉशंस ड्यूरिंग लेबोरेटरी वर्क, अब हमें क्या कौन कौन सी प्रिकॉशंस रखनी चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। सेफ्टी इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी, फॉलोइंग रूल्स प्रिवेंट एक्सीडेंट्स एंड मिस्टेक्स। इसमें प्रिकॉशंस क्या लगते हैं उसके बारे में देखते। देखो लैब में सबसे बड़ी बात होती है सेफ्टी से, सेफ्टी ही एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं या फिर एक एडोलेसेंस पीरियड वाले बच्चे ही होते हैं स्कूल्स में जो लैब में जाते हैं, तो उन्हें बहुत कुछ पता नहीं होता है, तो वहाँ पे बहुत प्रिकॉशंस लेके कोई भी चीज़ को करना होता है, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है, केमिकल्स तो ही है, कहीं भी रिएक्ट कर सकते हैं। बेसिक लेबोरेटरी प्रिकॉशंस हमें क्या क्या रखना चाहिए उसके बारे में देखते हैं। वियर लैब कोट, ग्लोव्स एंड गॉगल्स, टाई बैक हेयर, अवॉइड लूज क्लोथिंग, नेवर ईट और ड्रिंक इन द लैब। यानी कि हमेशा लैब कोट, ग्लव्स और सेफ्टी गॉगल्स पहने रखना चाहिए किसी भी एक्सपेरिमेंट करने से पहले। लॉन्ग हेयर को बांध के रखना चाहिए और लूज क्लॉथ्स को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि देखो हेयर बहुत ही थिन होता है और ये कहीं भी जा कर के कुछ भी कर सकता है, तो इस वजह से हमें लॉन्ग हेयर को हर हमेशा बांध करके ही यूज़ करना चाहिए। आपने बहुत बार टीवी में, सीरियल्स में, स्कूल्स में, मतलब स्कूल्स नहीं हॉस्पिटल्स में देखा होगा कि डॉक्टर्स जो होते हैं या फिर लेबोरेटरीज जो होते हैं वो अपने सर में भी एज ए ग्लोव्स, एज ए मास्क यूज़ करते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी बहुत सारा इन्फेक्शंस या फिर बहुत सारा ऐसा रिएक्शन है जो ईजिली कैचअप कर सकता है और उस चीज़ को ख़राब कर सकता है, तो इस वजह से वो वहाँ भी ग्लव्स का यूज़ करते हैं। नाउ हैंडलिंग इक्विपमेंट एंड केमिकल्स सेफली, इसके बारे में बात करते हैं। रीड लेवल्स केयरफुली, यूज़ इंस्ट्रूमेंट्स प्रॉपरली, डू नॉट टच केमिकल्स डायरेक्टली। यानी
हमेशा इक्विपमेंट्स और केमिकल्स को ध्यान से हैंडल करिए, लेबल्स को ध्यान से पढ़िए और बिना ग्लव्स के केमिकल्स को टच मत करिए। वहाँ पर कुछ भी है, एसिड है, कुछ भी है, आपको नुकसान पहुँचा सकता है। तो जब भी किसी भी जार के ऊपर कोई भी लेबल दिया हो तो आप उसको ध्यान से देख लें, पहले समझ ले। अगर आपको समझ ना आ रहा है तो अपने टीचर से पूछ ले, अपने आपके जो भी वहाँ पे गाइडर है उनसे एक बार पूछ ले, जांच ले, उसके बाद ही किसी चीज़ को उठाएं, क्योंकि आपकी छोटी सी छेड़खानी पूरे क्लास को भुगतनी पड़ सकती है। इन केस ऑफ एक्सीडेंट्स इन्फॉर्म टीचर और लैब असिस्टेंट, नो फर्स्ट एड, फायर एक्सटिंग्विशर, इमरजेंसी एग्जिट एंड डू नॉट पैनिक। देखो, अगर कभी लैब में एक्सीडेंट हो जाए तो पैनिक मत करना, सबसे पहली बात है, क्योंकि तुम्हारा एक पैनिक करना बहुत बच्चे को भोगना पड़ सकता है, या फिर जिसके ऊपर हो रहा है उसको तो उसका वर्स्ट कंडीशन के रूप में वो जा सकता है, इसलिए पैनिक मत करना। तुरंत अपने टीचर या फिर लैब असिस्टेंट को इन्फॉर्म करना ताकि वो उसका एज ए सब्स्टिट्यूट कुछ भी यूज़ कर पाए, ताकि वो जो रिएक्शन हुआ है या चाहे जो भी गड़बड़ हुई है वो थोड़ी देर के लिए न्यूट्रल फॉर्म में आ जाए। और फर्स्ट एड और इमरजेंसी एग्जिट्स का लोकेशन पहले से ही जान लेना चाहिए इन सब चीज़ों में। नौ हमारा दूसरा पार्ट था थ्योरी, लॉ एंड कॉन्सेप्ट्स इन साइंस। इसका क्या मीनिंग है और क्या रिलेशनशिप है, इसके बारे में हम देखते हैं। यहाँ व्हाट इज़ अ साइंटिफिक कॉन्सेप्ट, इसका साइंटिफिक कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है उसके बारे में समझते हैं। बेसिक आइडिया और अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए फेनोमेनन, एग्जांपल लाइक ग्रेविटी, हीट एंड एनर्जी। कॉन्सेप्ट का मतलब है एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग या आइडिया, जैसे कि ग्रेविटी या का कॉन्सेप्ट कि सब कुछ अर्थ की तरफ ही अट्रैक्ट होना चाहिए। ये एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है जिसको कभी बदला नहीं जा सकता, जो कि सच है, प्रूवन है। व्हाट इज अ साइंटिफिक लॉ, अब साइंटिफिक लॉ क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड ऑन कंसिस्टेंट एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन डिस्क्राइब्स व्हाट हैपेंस, एग्जांपल्स न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। यानी कि लॉ एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो बार बार एक्सपेरिमेंट्स में प्रूव हो चुकी होती है। लॉ बताता है कि क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जहाँ हमने देखा है 3 लॉ के बारे में कि अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है वो अगर मोशन में है तो कंटिन्यूसली मोशन में ही रहेगा, वो अगर रेस्ट में है तो वो कंटिन्यूसली रेस्ट में ही रहना चाहेगा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। उसी तरह सेकंड लॉ है, थर्ड लॉ है। तो ये वहाँ पे बताता है एक स्टेटमेंट के रूप में, जो बार बार एक्सपेरिमेंट्स में इस चीज़ को प्रूव कर दिया गया होता है। Now, what is a scientific theory? Explanation of why phenomenon occurs based on tested hypothesis and evidence. Example like a theory of evolution and kinetic theory of gases. यानी theory explain करती है क्यों होता है, जैसे कि evolution की theory explain करती है कि living organism कैसे develop होते हैं, उसके बारे में। Now how they related? Concept foundation, लॉ डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस, थ्योरी एक्सप्लेन्स व्हाई इट हैपेंस। तो देखिए इसके बारे में समझते हैं कि इसको कैसे हम याद रखें। कॉन्सेप्ट होता है आइडिया, लॉ डिस्क्राइब करता है कि क्या होता है, थ्योरी एक्सप्लेन करता है कि क्यों होता है। ये तीनों मिला करके साइंस का एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनता है, जो ये सब चीज़ को समझाने में हमें हेल्प करता है कि हम हर चीज़ को एज ए डिफरेंट वे में कैसे समझें और कैसे किसी को समझाएं। मैं फिर से इसको रिपीट कर देती हूँ। कंसेप्ट का मतलब होता है आइडिया कि किसी चीज़ का क्या है, या एक बेसिक फाउंडेशन कि अच्छा ये चीज़ को कैसे प्रूव करें। तो पहला जो थॉट आता है वो कॉन्सेप्ट होता है। लॉ जो होता है वो डिस्क्राइब कर देता है कि ये क्या होता है, जो मेरे मन में थॉट आया है कि ये क्या होता है उसको वो डिस्क्राइब कर देता है। और थ्योरी जो होता है वो ये एक्सप्लेन कर देता है कि ये क्यों होता है। तो अब हम कंक्लूजन के ऊपर आते हैं। लैब वर्क स्ट्रेंथन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट, लॉ एंड थ्योरी एसेंशियल फॉर साइंटिफिक नॉलेज एंड स्किल्स। देखो दोस्तों, आज हम
समझने की कोशिश किए कि लैब वर्क कैसे लर्निंग को पावरफुल बनाता है और कैसे थ्योरी, लॉ और कॉन्सेप्ट एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। अगर आप भी फ्यूचर में एक अच्छे टीचर बनना चाहते हैं तो इन चीज़ों को अच्छी तरह से समझिए और इसको इम्प्लीमेंट भी करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।